देखिए, हमने जो पिछली क्लास थी उसमें बात की थी कर, ठीक है। कर सरकार की राजस्व प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत होता है कर, और हमने ये बताया था कि आयकर, आय पर लगने वाला कर एक प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर होता है, और ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने 2 टाइप्स ऑफ टैक्स पढ़े थे, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा आपका इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मैंने बता दिया था किस प्रकार से क्या, और फिर हम बात कर रहे थे कि एक नोट लिखाने की बात थी, तो नोट लिख लीजिए कि भारत में आयकर सर्वप्रथम सन 1860 में सर जेम्स विल्सन, देखिए भारत में आयकर सर्वप्रथम सन 1860 में सर जेम्स विल्सन ने लगाया। किसने लगाया? सर जेम्स विल्सन ने लगाया। ये बात कल हमने डिस्कस कर ली थी, फिर आपको देखिए बता दी, मैंने लिखा दी है 1860 में, और किसने लगाया था? सर जेम्स विल्सन ने। भारत में सर्वप्रथम जो कर था वो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1860 में और सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अब आयकर अधिनियम की। देखिए, अधिनियम एक्ट, देखिए आयकर अधिनियम 1961 है। आयकर अधिनियम 1961 जो 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1962 को। उसमें विभिन्न प्रकार की धाराएं, उपधाराएं और अनुसूचियां बनी हुई है। विभिन्न प्रकार की क्या क्या बनी हुई है? धाराएं, उपधाराएं और अनुसूचियां बनी हुई है। तो उन धाराओं के तहत जो नियम वगैरह बनाए गए हैं उसके तहत क्या किया जाता है? आयकर की गणना की जाती है। क्लियर? तो लिखिए, आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1961 जो 1 अप्रैल 1962 को लागू, 1 अप्रैल 1962 को लागू किया गया, लागू किया गया। इसमें इस अधिनियम में 298 धाराएं, 298 धाराएं, 100 विभिन्न उपधाराएं, व 14 अनुसूचियां हैं। देखिए, इस अधिनियम की बात करें तो आयकर अधिनियम कौन सा लगेगा? 1961 लगेगा। और आयकर अधिनियम जो 1961 लगेगा, उस 61 जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 1962 को यह अधिनियम लागू हुआ था।
1 अप्रैल 1962 में। इसमें 298 धाराएं हैं, कुछ विभिन्न उपधाराएं हैं और 14 क्या हैं, अनुसूचियां हैं। क्लियर हो गई बात। आगे कुछ हम परिभाषाएं करेंगे, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, देखिए कोई भी, देखिए एक और चीज बता देता हूं यहां पर, करदाता, करदाता, करदाता को बोलते हैं असेसी। क्या बोलेंगे, असेसी। ASSEEE असेसी, करदाता। देखिए करदाता, कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, गत वर्ष, प्रीवियस ईयर। देखिए इसका मतलब क्या है, यानी कि करदाता द्वारा कर निर्धारण वर्ष में उसकी गत वर्ष में जो कुल आय होती है उस पर कर लगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी करदाता है वो कर निर्धारण वर्ष में, अर्थात गत वर्ष जो प्रीवियस ईयर है उसमें उसकी जो टोटल इनकम होगी, उसने कुल पैसा कितना कमाया उस पर कर वो कब देगा, कर निर्धारण वर्ष में चुकाएगा। यानी कि असेसी द्वारा प्रीवियस ईयर में जो भी टोटल इनकम अर्न की जाती है उस पर असेसमेंट ईयर में टैक्स पे किया जाता है। क्लियर। यानी कि करदाता को प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में संबंधित गत वर्ष, जो संबंधित उसका गत वर्ष है उसकी कुल आय पर, गत वर्ष की कुल आय पर जो भी आपका वित्त अधिनियम है उसकी जो भी दरें हैं, वित्त अधिनियम है उसकी जो भी दरें हैं, उन दरों के आधार पर कर लगाया जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर बात कर लेते हैं करदाता की। जो करदाता की डेफिनेशन है वो आयकर अधिनियम की धारा 2(7) के तहत करदाता की डेफिनेशन दी है और उसमें यह कहा गया है कि करदाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो कर निर्धारण वर्ष में कर की राशि या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए क्या हो, उत्तरदायी हो, वही आपका क्या कहलाएगा, करदाता कहलाएगा। देखिए करदाता का आशय लिख लीजिए, करदाता का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए क्या हो, दायी हो, करदाता। करदाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो आयकर
अधिनियम, बता ही दिया आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर या आयकर बोले तो इनकम टैक्स, आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए दायी हो, अन्य कोई राशि चुकाने के लिए दायी हो, वो आपका क्या कहलाएगा? करदाता कहलाएगा। ठीक है, देखिए करदाता कौन होगा? जो आपके कर निर्धारण वर्ष में, असेसमेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में जो भी उसकी टोटल इनकम है, प्रीवियस ईयर में जो भी उसकी टोटल इनकम है, उसमें जो भी वित्त अधिनियम बना हुआ है, उस अधिनियम के जो भी दरें हैं, उन दरों के आधार पर कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा, वो आपका क्या होगा? करदाता। देखिए आयकर अधिनियम 2 ब्रैकेट 7 ब्रैकेट क्लोज, उसमें आपको बताया कि करदाता से ऐसे व्यक्ति से है जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर अर्थात उसकी आय पर जो कर लगेगा वो आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए दायी होगा, वही आपका क्या होगा? करदाता। और आयकर हमेशा किस पर लगता है? आय पर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आय पर लगने वाला कर आपका क्या कहलाता है? आयकर कहलाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये यहां पर करदाता का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया। वापस बता देता हूं मैं। आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962, उसमें 298 धाराएं, विभिन्न उपधाराएं और 14 अनुसूचियां शामिल है। और यह अधिनियम 1 अप्रैल 1962 को आपका क्या हुआ था? लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। ठीक है, और इसमें यह कहा गया कि कोई भी करदाता है वो कर निर्धारण वर्ष में उसके संबंधित जो भी गत वर्ष है या पिछले कोई भी गत वर्षों की कुल जो आय होगी, उस कुल आय पर वित्त अधिनियम की विभिन्न दरों के तहत कर चुकाने के लिए क्या है? उत्तरदायी है। क्लियर? और करदाता की परिभाषा आपको आयकर अधिनियम के अंतर्गत बताई गई है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी है, वही क्या है? आपका करदाता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब हम आगे बात करते हैं व्यक्ति। इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्यक्ति में से। व्यक्ति पर्सन देखिए, व्यक्ति पर्सन। देखिए इसमें धारा है आपकी 231। देखिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत व्यक्ति की परिभाषा में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। व्यक्ति की परिभाषा में निम्न को शामिल किया गया है। देखिए व्यक्ति की परिभाषा में किस किस को शामिल किया गया है? व्यक्ति एन इंडिविजुअल चैप्टर नंबर 13 आएगा। 13 चैप्टर नंबर का व्यक्ति का चैप्टर होगा, उसमें एग्जाम में भी उस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। व्यक्ति कौन कहलाएगा? जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, सीता, गीता।
ठीक है, एक सिंगल पर्सन है तो वो अपने आप में क्या है, व्यष्टि है। जैसे राम अपनी आय पर कर चुका रहा है, तो राम की आप टोटल इनकम निकालिए और उस पर जो भी दरें हैं उन दरों के तहत आप कर की गणना कर रहे हैं। क्लियर? केवल एक सिंगल पर्सन, व्यष्टि। व्यष्टि में किस किस को शामिल करेंगे? राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता। क्लियर? एन इंडिविजुअल, वो व्यष्टि होगा आपका। क्या होगा? व्यष्टि। क्लियर है? यानी कि प्राकृतिक जो प्राणी होंगे वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? व्यष्टि की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर? जो भी पुरुष है, स्त्री है, बालक है, चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे वो पागल हो, सब उसमें शामिल होंगे। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आता है एक हिंदू अविभाजित परिवार। एक हिंदू अविभाजित परिवार। एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए, ऐसा परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म से उसका क्या है, सदस्य है, अर्थात उसमें दादा है, दादा के बेटे हैं, उनके भी बेटे हैं। क्लियर? ठीक है, कहने का मतलब एक बड़ा सा परिवार है, वो सभी मिलजुल कर एक जगह रहते हैं। क्लियर? तो वो आपका कहलाएगा हिंदू अविभाजित परिवार, अर्थात जिसका अभी बंटवारा नहीं हुआ है। ठीक है, हिंदू परिवार। क्लियर हो गई बात? तो ये आप ये चैप्टर नंबर 13 में आपका आएगा डिटेल से। ये चैप्टर नंबर 14 होगा, हिंदू अविभाजित परिवार। 14 में जो यूनिट नंबर 5 में आएगा, ये यूनिट नंबर आपकी 4th में, इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा 13 चैप्टर नंबर से, ये आपकी यूनिट नंबर 5 में आएगा। क्लियर? उसके बाद आती है, हम बात करते हैं एक कंपनी की। एक कंपनी, एक कंपनी, और कंपनी का आपने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 में कंपनी की परिभाषा भी पढ़ी होगी। कंपनी से आशय एक ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, पृथक अस्तित्व होता है। क्लियर? ठीक है, और कंपनी का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। क्या होगा? सीमित। और तो वो क्या कहलाएगी? आपकी कंपनी कहलाएगी। क्लियर? तो जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, ये आपकी एक क्या है? कंपनी है। क्या है? कंपनी है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आपका आता है एक फर्म। एक फर्म, देखिए फर्म की बात करें तो जैसे एबीडी, आरबीडी, एबीडी, अजमेरा बुक डिपो, रमेश बुक डिपो, अजमेरा बुक डिपो, रमेश बुक डिपो। क्लियर? राम एंड श्याम एंड सन्स, राम श्याम एंड सन्स, तो ये अपने आप में क्या है? एक फर्म है। जैसे आपकी आरबीडी रमेश बुक डिपो एक क्या है? फर्म है। अजमेरा बुक डिपो आपकी एक क्या है? फर्म है। क्लियर हो गई बात? तो देखिए मैंने आपको यहां हम व्यक्ति पढ़ रहे हैं, पर्सन, और धारा 231 ये कह रही है कि व्यक्ति की परिभाषा में निम्न को शामिल किया जाता है। पहला, व्यक्ति, एन इंडिविजुअल, एक हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक कंपनी, और एक फर्म। फर्म, ठीक है। फर्म से आशय साझेदारी संस्थान से है। ठीक है। उसके बाद आता है व्यक्तियों का समुदाय। व्यक्तियों का समुदाय, व्यक्तियों का
समुदाय। कहने का मतलब कई व्यक्तियों का एक समूह जो किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित होता है। कई व्यक्तियों का, फर्मों का, कंपनियों का समूह है जो किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए क्या हुआ है, एकत्रित हुआ है, वो आपका क्या कहलाएगा, व्यक्तियों का समुदाय कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। उसके बाद आपकी आती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार भी कह सकते हो या स्थानीय सत्ता भी कह सकते हो। जैसे आपका जयपुर जेडीए, जयपुर नगर निगम, नगर पालिका है, तो ये आपकी क्या है, स्थानीय सरकार है, लोकल बॉडीज है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आपकी लास्ट है एक अन्य कृत्रिम व्यक्ति। अन्य कृत्रिम व्यक्ति। अन्य कृत्रिम व्यक्ति, अन्य कृत्रिम व्यक्ति देखिए यह है एक अप्राकृतिक है। क्या है? अप्राकृतिक होती है। ऐसी संस्थानें क्या होती है, अप्राकृतिक होती है, लेकिन इन संस्थानों को प्राकृतिक प्राणी ही चलाते हैं। देखिए ये संस्थाएं अप्राकृतिक होती है लेकिन इनको प्राकृतिक प्राणी चलाते हैं। ठीक है। इसमें जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इनका किसी विशेष अधिनियम विधान के तहत इनका निर्माण किया गया है। जैसे आपकी राजस्थान विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, एक क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्लियर है? तो इसमें से आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, प्रश्न पूछ लेता है। कैसे पूछता है प्रश्न, देखिए आपको एक एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दे रखा है, अभी बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है। रिलायंस लिमिटेड, निम्न को परिभाषित कीजिए, देगा रिलायंस लिमिटेड। आपको आंसर देना पड़ेगा, क्या है, एक कंपनी है। जोधपुर नगर निगम क्या है, स्थानीय सरकार है। ठीक है। उसके अलावा आप ले लीजिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति। देखिए श्री मधुसूदन है ना, और उनकी पत्नी, उनके दोनों पुत्र और उनके भी पुत्र, आपका क्या है, एक हिंदू अविभाजित परिवार। आया? क्लियर? तो देखिए एक एग्जाम्पल बुक में है, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल को देख लीजिए। आयकर अधिनियम की धारा 231 के अनुसार निम्नलिखित की स्थिति का निर्धारण कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है और कह रहा है कि निम्नलिखित की स्थिति का निर्धारण कीजिए। पहला है राजस्थान विश्वविद्यालय, एक कृत्रिम व्यक्ति है। जयपुर नगर निगम है, आपकी स्थानीय सरकार है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड एक कंपनी है। मेसर्स रमेश बुक डिपो आपकी फर्म है। श्रीमती एवं श्री मधुसूदन एवं उनके दो पुत्र राम श्याम का संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार, आपका एक हिंदू अविभाजित परिवार है। श्री रामावतार श्याम सुंदर एंड सन्स एक फर्म है। ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम आपकी एक कंपनी है। क्लियर है? तो ये आपका एक क्वेश्चन भी हो गया है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर? तो यहां पर बात की व्यक्ति की परिभाषा में निम्न को शामिल किया जाता है, और किस किस को शामिल किया जाता है, व्यक्ति को, हिंदू अविभाजित परिवार को, एक कंपनी है, एक फर्म है, एक व्यक्तियों का समुदाय है, स्थानीय सरकार है, और अन्य कृत्रिम व्यक्ति है, अन्य कृत्रिम व्यक्ति। तो ये आपकी किसकी परिभाषा में आ गई, व्यक्ति की परिभाषा में आ गई। किसकी परिभाषा में आ गई रे, व्यक्ति की परिभाषा में आ गई। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब हम बात करते हैं आगे। देखिए वापस देख लीजिए, व्यक्ति, निम्न को शामिल करेंगे, व्यक्ति को, हिंदू अविभाजित परिवार को, कंपनी को, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय, स्थानीय सरकार, और एक कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन।
अब देखिए हम बात करेंगे कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। देखिए समझ लीजिए फिर लिखाएंगे। आपको बता दिया अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1961 धारा 2(9) समझा देता हूं फिर लिखेंगे। 9 क्या बताया गया? कर निर्धारण वर्ष बताया गया, और कर निर्धारण वर्ष में यह कहा गया कि ऐसी अवधि जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होती है वही आपका क्या कहलाएगा? कर निर्धारण वर्ष कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बता भी दिया था कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ये आपका क्या रहेगा? कर निर्धारण वर्ष होगा। जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन में ऊपर लिखना पड़ेगा। जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो सैलरी का, तो कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2020, 1 अप्रैल असेसमेंट ईयर 2020 और 2021। देखिए असेसमेंट ईयर 2020 2021, ये बात आपको क्वेश्चन में ऊपर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, गत वर्ष की जो आय होती है उस आय को हम कैलकुलेट करते हैं, और उस आय को कैलकुलेट करने के बाद कर निर्धारण वर्ष में विभिन्न दरों के तहत हम क्या करते हैं? कर चुकाते हैं। तो आज कर निर्धारण वर्ष कब से प्रारंभ होगा? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। देखिए ये सभी चीजें आनी चाहिए, इंटरलिंक हैं चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आपको आता है, सेकंड फर्स्ट आता है तो सेकंड आएगा, फिर थर्ड आता है, आना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए, फिफ्थ आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 8, और 8 चैप्टर आते हैं तो आगे के 8 आएंगे, वरना कुछ भी नहीं। क्लियर? तो तैयारी अच्छे से करें, हर चीज इसमें आपकी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हल करने हैं तो हर चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। क्या आपका कर निर्धारण वर्ष होगा, क्या आपका गत वर्ष होगा। तो यहां पर बात हो गई कर निर्धारण वर्ष की, यानी कि जो 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2021 को क्या हो, समाप्त हो, वो आपका क्या कहलाएगा? कर निर्धारण वर्ष कहलाएगा। तो लिख लीजिए कर निर्धारण वर्ष। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(9) के अनुसार कर निर्धारण वर्ष से आज से उस अवधि से है। देखिए कर निर्धारण वर्ष से आज से उस अवधि से है जो 1 अप्रैल को प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त हो, वो ही आपका क्या कहलाएगा? कर निर्धारण वर्ष कहलाएगा। देखिए
आयकर अधिनियम धारा 2(9) के अनुसार कर निर्धारण वर्ष से आज से उस अवधि से है जो 1 अप्रैल को प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त हो। देखिए उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 आपका कर निर्धारण वर्ष है। दो 2020 से 2021 असेसमेंट ईयर।